सो नाउ वी विल डिस्कस चार्ज सॉल्यूट इन वाटर। देखिए वाटर जो है, क्योंकि वो एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो पोलर होते हैं पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिसॉल्व होने दे देता है, यानी कि सोल्युबलाइज होने देता है। इसमें एक तो आ जाएंगे आपके चार्ज आयंस, और दूसरे आ जाएंगे पोलर, यानी कि जिनके ऊपर भी चार्ज है उसको ये अलाउ करता है डिसॉल्व होने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट कंप्लीट नहीं है, पार्शियल चार्ज है। तो पोलर चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स जो पोलर हैं, ठीक है, सिंपली लिखे पोलर जो है उनको अलाउ करेगा डिसॉल्व होने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर पार्शियल चार्ज है। और जो आयंस है उनको करेगा, क्यों? क्योंकि आयंस के ऊपर कंप्लीट चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो है चार्ज सॉल्यूट इन वाटर, और पूरा अच्छे से समझेंगे कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो चार्ज सॉल्यूट में हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड का NaCl, यानी कि जो हमारे सॉल्ट्स है, ठीक है। सॉल्ट में एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, और उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एसिड में क्या होता है? एसिड में आप देखेंगे वहां पर हाइड्रोजन होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ ये आपका एक नॉन मेटल होता है। बेस में अगर आप देखेंगे तो बेस में मेटल होता है और साथ में एक ये हाइड्रोक्सिल होता है, NaOH, राइट, ये HCl है। सॉल्ट्स में आप देखेंगे मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो NaCl है, सॉल्ट है, वो क्या होते हैं? ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, बट द थिंग इज कि आखिर ये वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों हो रहे हैं? तो डिसॉल्व होना भी अपने आप में क्या है? एक रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन है। और रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ी है लोअर क्लासेस में, और नहीं पढ़ी है तो अभी आप जो है कुछ लेक्चर्स में आप देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री में भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से काम करती है, कि कौन सी जो रिएक्शन वो फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है। ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है फ्री एनर्जी चेंज। अभी हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे, बट मैं एक आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे दूंगा। डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। ये है आपका फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला। फ्री एनर्जी चेंज में क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें होने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अपने आप से हो जाती हैं, ठीक है। तो जो रिएक्शंस जो अपने आप से हो जाती हैं उनका जो डेल जी होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि फेवरेबल रिएक्शन। एक तरीके से आप ये समझिए कि जब डेल जी नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये फेवरेबल है, ठीक है। बट अगर ये डेल जी पॉजिटिव होता है तो ये कैसी रिएक्शन होती है? ये अनफेवरेबल होती है, यानी कि वो अपने आप से नहीं होना चाहती, हम उनको जबरदस्ती कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फेवरेबल और एक अनफेवरेबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो दैट मीन्स अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व होना है तो उसका ये जो फ्री एनर्जी चेंज है ये कैसा होना चाहिए? ये नेगेटिव होना चाहिए। ये आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो फ्री एनर्जी चेंज है ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, जिसमें ये आपका डेल एच है। डेल एच है यहाँ पर एंथैल्पी। क्या है ये? एंथैल्पी। तो अभी आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। और अच्छा है, जितना बार आप इन टर्म्स को सुनेंगे तो उतना ही इनके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझ में आएगा। तो एंथैल्पी, और यहाँ पर ये जो डेल एस टर्म है ये इसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, कभी मुझे भी था, ठीक है, एक टाइम पर, कि एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे सिंपल टर्म्स में, कि एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या। देखिए एंथैल्पी तो आपने सुना होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये टर्म्स आपने सुनी होंगी, कि एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, और ये रिएक्शन जो होती हैं ये फेवरेबल होती हैं, यानी कि हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपका एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव रहेगी इसकी। एंडोथर्मिक जो होती है यहाँ पर, ये वो रिएक्शन है जिसको एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के तब ये रिएक्शन फिजिबल हो पाती है। तो एक तरीके से अनफेवरेबल है, बट इसको कराने के लिए आपको क्या है? बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है।
तो इसको एंडोथर्मिक बोला गया। यहाँ पर जो फ्री एनर्जी चेंज है पॉजिटिव है। ठीक है। तो एंथैल्पी जो होती है ये वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास जितने भी टाइप की एनर्जी है उनका सम टोटल ये एंथैल्पी होती है। अब हम क्योंकि एब्सोल्यूट एंथैल्पी तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए हमें वो सारी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी उस मॉलिक्यूल की, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और उसमें जो थर्मल एनर्जी वगैरह, मतलब उन सबका जो सम टोटल है वो सब एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी, दैट इज इट्स एंथैल्पी। तो वो तो हम नहीं निकाल सकते, बट डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस मतलब कि पहले मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी थी, ठीक है, रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद उनके पास कितनी एनर्जी है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें देखा जाता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो नेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर का कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का। क्या है कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी की। मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इसलिए जाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होंगे, जब उनकी एनर्जी क्या होगी, कम। ठीक है। आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत फास्ट मोशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो वो जो फास्ट मोशन है वो उनके लिए एक स्टेबल कंडीशन नहीं है, वो क्या है, रेस्ट में आना चाहते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं। जो मॉलिक्यूल अपनी जितनी एनर्जी डिक्रीज कर लेता है उतना ही ज्यादा वो स्टेबल हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, यानी कि उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो बहुत स्टेबल होगा नेचर में। क्यों, क्योंकि उसका जो एंड प्रोडक्ट बना है इसको वापस भेजने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी अब देनी पड़ेगी ठीक है, तभी वो वापस जा पाएगा। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी निकली है उसका मतलब उतने उतना उतना ही स्टेबल कंपाउंड बनाया है, जैसे डायमंड हो गया। ठीक है। तो डायमंड इजीली फॉर्म नहीं होते, ठीक है, बट डायमंड काफी स्टेबल है, राइट। तो वो नेचर में आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। तो वो काफी क्या है, स्टेबल है अपने नेचर में। तो उनकी एनर्जी क्या है, कम हो गई है। तो एंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। और अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, यानी कि एनर्जी इंक्रीज हो गई उस मॉलिक्यूल की, तो दैट मीन्स वो आपका स्टेबल कंपाउंड नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाएगा उस स्टेट से। ठीक है। तो ये फ्री एनर्जी हम डायग्राम डिस्कस करेंगे, इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, इसे क्रॉस करना पड़ता है। बट आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी से। ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है। कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, वो वापस आ जाएंगे। तो अगर इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है इसका मतलब अच्छी बात है, वो यानी कि वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी इजीली। दूसरा आता है एंट्रोपी। तो एक तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर किसी कंपाउंड के बनने से उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो उसको बनाएगा। ठीक है, वो स्टेबल होना चाहिए। यानी कि आप जो है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बट पैसे आपको कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कैसे हैं, अभी अनस्टेबल है। लेकिन आपको अगर कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें आपको थोड़ा कम मेहनत करने के लिए बोला जाए, पैसे आपको उतने ही मिल रहे हो, तो आप जो है उस जॉब में चले जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा काम कम करना पड़ेगा, यानी कि स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पर लॉजिक चल रहा है थोड़ा, वो आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी कहती है रैंडमनेस। रैंडमनेस बोल सकते हैं, डिसऑर्डर बोल सकते हैं। एंट्रोपी का मतलब यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर जाना चाहते हैं। आप इस तरीके से समझिए, क्या चाहते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाए। ठीक है, इसी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीट डिसऑर्डर या रैंडमनेस। कंप्लीट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब कोई प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है चीजें। ठीक है, हमारी लाइफ में चीजें ऑर्डर में नहीं चल रही हैं, इसका मतलब हम एंट्रोपी में जी रहे हैं। ठीक है। तो एंट्रोपी से ऑर्डर बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नेचर का लॉ है एंट्रोपी। नेचर में कोई भी चीज चाहती है कि वो एक दूसरे से दूर चली जाए। जैसे आपने एक पेपर को बर्न किया, पेपर को बर्न करने के बाद उससे जो गैसेस निकलेंगी वो पूरे
जो अर्थ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेंगे, यानी कि नेचर में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस पेपर को, जो उस पेपर में जो इंफॉर्मेशन थी आप उसको वापस नहीं ला सकते। आपने मान लीजिए उस पेपर पे कुछ लिखा हेलो, हेलो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये हेलो आपने एक इंक से लिखा होगा, तो ये एक इंफॉर्मेशन है, बट आपने पेपर बर्न किया, इंक भी बर्न हुई, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो गए। अब अगर मुझे इस मैसेज को दोबारा से लेकर के आना है तो मुझे उन सभी मॉलिक्यूल्स को वापस लेकर के आना होगा और उन्हें वहीं लगाना होगा वापस से जहां पर वो थे। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी एक इंफॉर्मेशन है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पर क्या हो गई, लॉस हो गई, लॉस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो गए नेचर में, किसकी वजह से, एंट्रोपी की वजह से, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, तो वो स्प्रेड हो जाएंगे नेचर में। बट ये आप इंट्रोपी की तरह इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एंट्रोपी की वजह से जो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रैंडमनेस में रहना, डिसऑर्डर में रहना चाहते हैं, तो वो लूज हो गई, ठीक है। तो दो चीजें हैं एंट्रोपी को समझने के लिए, आपने एक तो ये एग्जांपल देख लिया, और दूसरा यहाँ पे कंप्लीट डिसऑर्डर की चीजें अब एक ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। जैसे थर्मल मोशन होता है, थर्मल मोशन में कोई भी यहाँ आ रहा है मॉलिक्यूल, कोई इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर एंट्रोपी बहुत हाई है। बट अगर इन सभी मॉलिक्यूल्स को हम एक ही डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं अपने इक्वेशन पे, बाकी धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस डेल टी एस। तो डेल जी क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि डेल जी नेगेटिव होना चाहिए। अब ये नेगेटिव कब होगा, जब ये जो डेल एच है ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जो कंपाउंड बन रहा है उसकी एनर्जी, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। दूसरा, अब ये क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, हाई। एंट्रोपी हाई का मतलब क्या है, एंट्रोपी हाई का मतलब है यहाँ पर डिसऑर्डर से, ठीक है। एंट्रोपी हाई का मतलब क्या है, एंट्रोपी हाई का मतलब है मोर रेंडमनेस, ठीक है। यानी कि नेचर में जितना ज्यादा डिसऑर्डर क्रिएट किया जा सके उतना डिसऑर्डर क्रिएट अगर आप करते हैं, तो उस डिसऑर्डर क्रिएट करने से भी जो यहाँ पर जो एंट्रोपी आपने इंक्रीज की है, बट यहाँ पे साइन नेगेटिव का लगा हुआ है, यानी कि मोर एंट्रोपी इज फेवरेबल फॉर दैट रिएक्शन। तो एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए तो वो रिएक्शन फेवरेबल होगी, इंथैल्पी कम होनी चाहिए तो वो रिएक्शन फेवरेबल होगी, ठीक है। तो डेल जी को नेगेटिव बनाना है, डेल जी को नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं, एंथैल्पी को रिड्यूस करो, नेगेटिव करो, और एंट्रोपी को इंक्रीज करो, क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, ठीक है। दो दो एंथैल्पी स्टेबिलिटी को बताएगी, नेगेटिव है इसका मतलब और भी ज्यादा एनर्जी जो है कम हो गई है मॉलिक्यूल की, यानी कि वो और स्टेबल हो गया है। और एंट्रोपी रैंडमनेस के कॉन्सेप्ट को लेकर के आएगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गए हैं। अब ये जो चार्ज सॉल्यूट इन वाटर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसे डिसॉल्व कराना चाहते हैं वाटर के अंदर, कि कब डिसॉल्व होगा, ये तब डिसॉल्व होगा जब इसके डिसॉल्व होने से ये दो काम हो जाए। कौन से? मैंने आपको बताया किसी भी रिएक्शन को होने के लिए ये जरूरी है कि डेल जी नेगेटिव हो, और डेल जी नेगेटिव तब होगा जब एंथैल्पी नेगेटिव, यानी कि चार सॉल्यूट के डिसॉल्व होने से ये जो एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए, और ये जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं चार्ज सॉल्यूट के डिसॉल्व होने से, तो आपका ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर के चलेंगे, जिसको भी हम डिसॉल्व कराने की कोशिश करेंगे वाटर में, उसमें हम चाहेंगे कि ये दोनों चीजें हों, और जिसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो क्यों डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसका लॉजिक भी इसी में ही छुपा हुआ है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ जैसा आप देख सकते हैं ये है हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। इसमें आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ये हमारे क्या सोडियम है, नेगेटिव चार्ज वाले Cl है। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, कितने नेगेटिव चार्ज से सराउंडिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटर में है, और उसके चारों तरफ जो है क्या है आपके, ये Cl है, ठीक है। टोटल 6, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बैक एंड फ्रंट, ठीक है। तो 6 Cl से सराउंडेड है।
नाउ अगर इस NaCl को इसमें डिसॉल्व होना है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि दो चीजों की जरूरत है। पहला एंथैल्पी को कम करना, दूसरा है आपका एंट्रोपी को इंक्रीज करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो NaCl है वो क्यों डिसॉल्व हो रहा है वाटर में? बिकॉज यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को वीक कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यानी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, ये जो सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो आपका बॉन्ड है उसको वीक कर देते हैं। कैसे वीक कर देते हैं, आप देखेंगे ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स है दैट मीन्स कि इनकी जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन कैसे है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, सोडियम को सराउंड कर लेगी। इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, ये जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रेटेड Cl-आयन। तो पहले तो सिंपली Na और Cl के बीच में था, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है इन्होंने क्या किया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्योंकि इसको सराउंड कर लिया है, तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, वीक हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो इंट्रैक्शन है वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हो रहा है। मल्टीपल जो पॉजिटिव चार्ज है उनके साथ जो है ये Cl नेगेटिव जो है वो पूरी तरीके से कवर हो गया है। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, चार्ज आयन को चारों तरफ से हाइड्रेट कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका इंटरेक्शन बाकियों के साथ क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, इसने इसको कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो Na है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा, और उसी तरीके से Cl। तो अब ये साथ में नहीं रह पाएंगे क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन था वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब आप कहेंगे कि हमने तो बात की थी कि डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, की यहाँ पर जो है आपका एंथैल्पी कम होनी चाहिए और ये आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो एंथैल्पी यहाँ पे डिक्रीज होती है। ठीक है, आप देखेंगे जब साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर उनका इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आपने लैब में कुछ सॉल्ट वगैरह डिसॉल्व किए होंगे वाटर में, तो आपने देखा होगा कि वहां पर क्या है, थोड़े से गर्म हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पहले यहाँ पे इंटरेक्शन कम थे, अब जब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं तो ये जो वीक इंटरेक्शन से जो सराउंडिंग हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, इससे मॉलिक्यूल और भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जितने स्टेबल हो जाते हैं उतने ही एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या है, एंथैल्पी कम हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसलिए आपको गर्म लगेगा वो थोड़ा सॉल्यूशन। एंट्रोपी कैसे यहाँ पे इंक्रीज हुई है, एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, आप देखिए पहले NaCl क्या था, क्रिस्टल फॉर्म में था, क्रिस्टल मतलब ऑर्डर्ड। ठीक है, यहाँ पे NaCl क्या है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, सबकी एक डिफाइंड लोकेशन है, वो वहीं पर प्रेजेंट है। नेचर को ये पसंद नहीं है, नेचर चाहता है एंट्रोपी इंक्रीज हो। जैसे ही वाटर में आए और वाटर के मॉलिक्यूल ने इनको हाइड्रेट करके सराउंड किया, उससे ही क्या हुआ कि यहाँ पे रेंडमनेस आ गई, कोई पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, कोई पॉजिटिव उधर जा रहा है। तो ये क्या है, रेंडमली पूरा स्प्रेड हो गए, तो ये क्या आ गई, रेंडमनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और यही जो रेंडमनेस इंक्रीज हुए से एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। एंट्रोपी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब डेल जी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो डेल जी नेगेटिव यानी कि फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव, यानी कि ये फेवरेबल है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जो है आपके सॉल्ट डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। इसके बाद आते हैं हमारे चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल्स। चार्ज बायोमोलिक्यूल यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि आपने देखा है जो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड मैं अगर बताऊं तो कार्बन COO-NH3 प्लस, यहाँ पे साइड चेन और ये हाइड्रोजन। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इनके ऊपर कैसा चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या हमारे चार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनके ऊपर आपके चार्ज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा
कि कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है और ये आपका अमाइन ग्रुप है। ठीक है। इसके अलावा आपका फॉस्फेट ईस्टर है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपने डीएनए में देखा ना, फोस्फो डाइस्टर बैकबोन होती है डीएनए के अंदर, राइट। तो उसपे जो फोस्फेट जो उनके बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उस पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो वो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी इसी तरीके से डिसॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, इन ये जो चार्ज ग्रुप है इनको क्या करेंगे, हाइड्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका भी डिसॉल्व सॉल्यूशन में ऐसे डिसॉल्व होंगे। इसके अलावा जो चार्ज बायोमोलिक्यूल्स है उसमें क्या होती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर क्या कर सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है। वाटर कैसे रिप्लेस करेगा, वाटर क्या करेगा, जो जैसे प्रोटीन जो चेन है उनमें मान लीजिए आपकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, किसी दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में, तो वाटर मॉलिक्यूल आकर के क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है। और इसको डिस्टर्ब करने से क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इसके साथ खुद बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करके क्या बना सकते हैं, सॉल्यूट और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी दो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसको भी हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, बट अब वो किसके साथ हो गई है, अब वो वाटर के साथ हो गई। ठीक है। तो अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो वाटर क्या कर सकता है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके खुद के साथ बना लेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ओके। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है ये जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उसको स्क्रीनिंग कर देते हैं, उसको थोड़ा सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, क्यों, वो खुद के साथ बना लेते हैं बॉन्ड। तो बहुत सारे वाटर में जैसे आपने देखा यहाँ पर हाइड्रेट कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनका जो इंटरेक्शन है सोडियम सीएल के बीच में उसको वीक कर दिया है इन्होंने, राइट। लेकिन अगर हम कोई लेस पोलर सॉल्वेंट की बात करें, लेस पोलर सॉल्वेंट, जो लेस पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें तो वाटर जैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है। वहां पर ये जो स्क्रीनिंग है वो नहीं हो पाएगी इतनी ज्यादा, अब क्योंकि वहां पे स्क्रीनिंग इतनी नहीं हो पाएगी, तो ये सॉल्यूट वाटर के बीच में इंटरेक्शन कम होगा। जब सॉल्यूट वाटर के बीच में इंटरेक्शन कम होगा तो कौन सा इंटरेक्शन ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो जो इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा वो है सॉल्यूट और सॉल्यूट का। क्लियर है। तो दैट मीन्स कि अगर हमें किसी को डिसॉल्व कराना है वाटर के अंदर, तो हमें जो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन है इसको ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करने के लिए क्या है कि अगर वो एक चार्ज मॉलिक्यूल है तो वाटर उसको हाइड्रेट करके उसको ब्रेक करा सकता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। क्लियर हो गया। बट लेस पोलर सॉल्वेंट जो है वो इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो जो है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको वीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि पोलर, ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ये जो चार्ज मॉलिक्यूल है जैसे सॉल्ट है, ये आप नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर में उनके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग रहता है। कैसे रहता है, स्ट्रांग रहता है, उसको वो ब्रेक नहीं कर पाते। ठीक है। नाउ क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की, तो फिजिक्स की हेल्प से भी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसे हम किसके, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, और सॉरी 12th क्लास में, उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि कूलॉम्स लॉ बताता है कि कितनी फोर्स जो है वो लगती है किसी दो चार्जेस के बीच में, चाहे वो सिमिलर चार्ज हो चाहे अपोजिट चार्ज हो। अगर ये अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये अगर अपोजिट सिमिलर चार्ज है
तो ये रिपेल करेगी, तो यहाँ पर क्या है, रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट कितनी फोर्स लगेगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसकी फोर्स का एक फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये है क्या, ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R। ओके, अब मान लीजिए ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, वो लगेगी रिपल्शन। दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। इस फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, एप्सिलॉन नॉट की बहुत बड़ी वैल्यू है, आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ ठीक है। नाउ अब वाटर के केस में क्या होता है, ये अलग होता है, यानी कि ये जो हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये वाटर के लिए नहीं है, ये है आपका एयर और वैक्यूम के लिए। यानी कि एयर और वैक्यूम में जो दो चार्जेस हैं, अगर वो इस डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उनका फोर्स निकालने का फॉर्मूला ये है। वाटर के अंदर कुछ अलग होता है, वाटर के अंदर क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, तो उसका एनवायरनमेंट जो उसने चेंज किया है उसकी वजह से इस फॉर्मूले में एक चेंज आता है। वो क्या चेंज आता है, वो आता है यहाँ पर कि वाटर की जो परमेबिलिटी है वो डिफरेंट है, और उसको हम फॉर्मूला यूज करते हैं 4/4 पाई। समटाइम्स इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं आई थिंक, और भी सिंबल इसके हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो के मैंने लिखा है, ये यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बोल रहे हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमें बताता है एयर के कंपैरिजन में जो है, ये यहाँ पर इसकी परमेबिलिटी क्या है, ये बताती है परमेबिलिटी कि कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है वो स्पेस, वो इन्वायरमेंट। तो एयर के अंदर तो ये है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ वाटर जो है वो खुद चार्ज मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर जो के है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 80। तो ज्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा तो ज्यादा बर्डन मत लीजिए, बस इस फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है अराउंड 80। एग्जैक्ट वैल्यू है आई थिंक 78.5 है आई थिंक, एग्जैक्ट वैल्यू 78.5 अराउंड, ठीक है। बट फिजिक्स में हम इसको 80 यूज कर लेते थे। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये कहाँ पर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइड में है। कहाँ पर है, इसको हमने डिवाइड में लिखा हुआ है, तो डिवाइड में लिखा हुआ है दैट मीन्स कि फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी एयर के कंपेरिजन, राइट। फोर्स क्या हो गई है, डिक्रीज, यानी कि जो सॉल्यूट सॉल्यूट यानी कि जो NaCl है फॉर एग्जांपल, ये पहले कहाँ थे, ये एयर में थे, राइट, एयर में ही तो रखे हुए थे ना वो। तो एयर में उनके बीच में फोर्स ज्यादा थी, लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में जो फोर्स है वो कितने, 80 टाइम्स, अराउंड 80 टाइम्स रिड्यूस हो गई है। यानी कि NaCl के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक हो गया, कितना, 80 टाइम्स, बिकॉज ऑफ दिस वाटर की ये जो प्रॉपर्टी है कि वाटर खुद में एक पोलर सॉल्वेंट है, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से जो फोर्स है वो उसको वीक कर देता है, कितना, 80 टाइम्स वीक कर दिया। इसी वजह से जो NaCl का बीच का जो बॉन्ड है, जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, वीक हो गया है, और इस इंटरेक्शन के वीक होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें बेंजीन की बात करें, अब बेंजीन तो पोलर नहीं है नेचर में, ये तो क्या है, नॉन पोलर है नेचर में। अब क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है तो इसका भी एक, ये जो सॉल्वेंट है बेंजीन, इसका भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज 4.6। कहीं पे के लिखा है, कहीं पे सिंबल इसका कुछ भी हो सकता है, बट ये समझ लीजिए कि ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, विच इज 4.6। आप देखिए 4.6 है, तो यानी कि ये भी डिक्रीज तो करता है फोर्स को, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि वाटर में ये 80 टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, तो यहाँ पर ये इस फोर्स को, जो NaCl के बीच का जो फोर्स है उसको ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाया, इसीलिए जो NaCl है वो इसमें बहुत ही कम डिसॉल्व होगा, ठीक है, ना के बराबर। क्लियर है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता, परसेंटेज पे ही चीजें काम करती हैं।
ओके, तो ये आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर स्क्वायर डिवाइड में, ठीक है, जो उसका डिस्टेंस है इन दोनों चार्ज के बीच का, उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हमने पढ़ा है फोर्स के बारे में, अगर आपको डेफिनेशन याद होगी क्लास 12 से, तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये जो आयनिक अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करती है। किस पे? शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करने वाली। लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करने वाली फोर्स ग्रेविटेशन है, ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस है। ठीक है, तो अराउंड जो आपको बताया गया है दैट इज 10 से 40 नैनोमीटर तक ये आपका काम करेंगे, डिपेंडिंग कि कौन सा सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन वगैरह क्या है उस पर डिपेंड करेगी, बट एक आपको बताने के लिए कि किस रेंज में ये काम करती है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया है कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो क्यों डिसॉल्व होते हैं। एक तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो जो क्रिस्टल्स में होता है, क्रिस्टल ब्रेक होता है, क्रिस्टल ब्रेक होने से रैंडमनेस क्रिएट होती है, और हाइड्रेशन की वजह से एंथैल्पी डिक्रीज होती है। चलिए, गेट लाइफ साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन ए पॉजिटिव चार्ज एटम ए एंड नेगेटिव चार्ज एटम बी सेपरेटेड बाय 3 एंजिस्ट्रॉम इन वाटर इज -6 किलोजूल पर मोल, कंसिडरिंग द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वाटर टू बी 80। देखिए यहाँ पे 80 बताया गया है। ठीक है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोलते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप जो है क्लास 12th की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वहां से आप पढ़ लीजिएगा। शायद मेरा भी लेक्चर डला हुआ है इसका, और मैं लिंक डाल दूंगा इसका भी साथ में। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल बिटवीन एटम ए एंड बी इन वैक्यूम। तो ये कह रहे हैं कि ये तो जो इन्होंने वैल्यू दी है वो किस में है, वो वाटर के अंदर है। आपसे पूछा गया है ये बताइए एयर में कितनी है। तो बहुत सिंपल है इसको फाइंड आउट करना। कैसे? मैंने अभी आपको फोर्स का फॉर्म बताया, F इक्वल्स टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ Q1 Q2/R²। के की जगह पे आप ER लिख सकते हैं, उसका मतलब है रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, तो मैं इसको के की जगह ER लिख देता हूँ यहाँ पर, ER एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि एयर है, तो एयर में जो ER की वैल्यू होती है वो 1 होती है एयर के लिए। वाटर के लिए हमने देखी क्या होती है, वाटर के लिए होती है 80। ठीक है, अराउंड 80। सो हमसे बोला गया है कि वाटर के केस में जो फोर्स है इनके बीच में दैट इज -6 किलो जूल पर मोल। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसे हम एयर की बात करें तो एयर में इनके बीच में फोर्स कितनी होगी किलो जूल पर मोल। तो ये बहुत इजी है, सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ। फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस रिलेटिव परमेबिलिटी के, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। ना उन्होंने डिस्टेंस चेंज करने के लिए बोला है, ना उन्होंने चार्ज चेंज किया, सब कुछ सेम है। बस क्या है, मीडियम चेंज हो गया, वो पहले वाटर में था अब एयर में आ गया। तो उसका इम्पैक्ट किस में पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस रिलेटिव परमेबिलिटी पे पड़ रहा है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, F1 F2। F1 का परमेबिलिटी नीचे आएगा और इसका परमेबिलिटी ऊपर लिखा जाएगा, ये सिंपल सी बात है। F1 क्या है, F1 हमारा वाटर के लिए है, तो वाटर में जो परमेबिलिटी हमारी वो कितनी है, वो है 80। ठीक है, इनटू F2 हमें निकालना है। F1 तो दिया हुआ है ना, -6 किलो जूल। F2 हमें फाइंड आउट करना है। एयर में जो परमेबिलिटी होती है मैंने बताया इसकी वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली मतलब हो गया F2 इज इक्वल्स टू 80 इंटू -6 इक्वल्स टू 8 6 48, सो -480 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर है -480 किलो जूल पर मोल। दूसरा मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। मैंने आपको पीछे बताया था कि एयर से वाटर में जाने में जो फोर्स है वो कितना है, वो 80 टाइम्स रिड्यूस हो गई। कैसे रिड्यूस करी होगी, डिवाइड करके तो करी होगी ना। अगर वाटर से वापस एयर में जाना है तो फोर्स इंक्रीज हुई होगी, बट कितने टाइम्स, 80 टाइम्स इंक्रीज हुई होगी। तो ये तो मैंने किया है, मल्टीप्लाई किसे किया, 80 से किया है। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं।
ठीक है। सो -480 kJ/mol इज द राइट आंसर। डेसिमल की तो वैसे यहाँ जरूरत नहीं है। राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस बिटवीन एटम ए एंड बी इन वैक्यूम। ठीक है, बट आप 0.0 लिख दीजिएगा और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएसआर में पूछा गया है, इन क्रिस्टलाइन NaCl हाउ मेनी क्लोराइड आयन सराउंडेड ईच सोडियम आयन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने देखा है NaCl का, ठीक है, और आपने लोअर क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो कितने होते हैं उसके सराउंडिंग में, तो आपको पता है कि एक क्लोराइड के सराउंडिंग में 6 आपके सोडियम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय 3 एंजिस्ट्रॉम इन वैक्यूम इज दिस द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस इन वाटर। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन जो भी पीछे आपको सॉल्व कराया, खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल है, एयर से वाटर में। बाकी फॉर्मूला मैंने पीछे बताया, फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूले से करिए। और सिंपली इस तरीके से देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्ट कांस्टेंट देखना बस। बट याद रखिए ये तभी करेंगे आप ऐसा जब ये डिस्टेंस वगैरह चेंज ना हो। अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। सो एयर से वाटर में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं 80 टाइम्स, क्योंकि फोर्स रिड्यूस होती है। वाटर से एयर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फोर्स इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने बताया कि वैक्यूम में है -500 kJ/mol। तो ये है इनकी वैक्यूम में। किसमें पूछा है, वाटर में पूछा है, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिड्यूस हो जाती है फोर्स, राइट, 80 टाइम्स। तो 500 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 6.25, ठीक है, माइनस का kJ/mol। तो ये आ रही है यहाँ पर एनर्जी हमारी। तो देखिए किससे मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन NH2 हाइड्रोजन एंड वाटर इज। तो आपको बताना है कि इस मॉलिक्यूल और वाटर के साथ कितने बन सकते हैं। तो ये NH2 राइट, यहाँ पे N और ये H, ये H, ये H और ये H। ठीक है, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल है इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं वाटर के साथ। सो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो है ये हाइड्रोजन ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 है। तो 4 आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस इन वाटर। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो था चार्ज आयन, कि चार्ज आयन किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं किसमें, वाटर के अंदर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस किस तरीके से वाटर के अंदर सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट गैसेस की, क्योंकि हमें सबके लिए नहीं पढ़ना है, हमें देखना है सिर्फ जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं वो किस तरीके से यहाँ पर डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो इवन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो मोस्ट ऑफ द क्या है, वाटर है। ठीक है, और ब्लड में भी जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज वाटर। और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, CO2 का जो एक्सक्रीशन हमें करना है हमारी बॉडी से, इन सब के लिए जो है वाटर ही एज अ सॉल्वेंट काम करता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये जो गैसेस है किस तरीके से एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर गैसेस का। नॉन पोलर गैसेस, नॉन पोलर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आ जाएंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाएगी आपकी CO2, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, CO2 है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। जिसमें अगर हम देखें कि ये तीनों ही गैसेस कैसी हैं, नॉन पोलर है। आप कहेंगे CO2 कैसे नॉन पोलर हो गया। देखिए CO2 में क्या है कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ऑल दो ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर
एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। बट इसके साथ दिक्कत ये है कि इसमें दो डायपोल बन रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, डायपोल का भी इंपॉर्टेंट रोल है। डायपोल मूवमेंट होती है कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में आ रही है और ये इस डायरेक्शन में। अभी जो दोनों डायपोल मूवमेंट है एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। आप कहेंगे वाटर में क्यों नहीं कैंसिल किया? वाटर में इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि वाटर में ये ऑक्सीजन था और ये हाइड्रोजन, और एक ये हाइड्रोजन। अब इसमें आप देखेंगे डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, क्योंकि इसकी वी शेप है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इस डायरेक्शन में है, नो सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन है। अब क्योंकि दोनों एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, फिर आपको यहाँ पे वेक्टर का लॉ लगाना पड़ेगा। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग इनके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये वाले तो कैंसिल कर जाएंगे, बच जाएंगे ये वाले, यानी कि इसकी नेट डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी। तो यानी कि इस वाटर मॉलिक्यूल की नेट डायपोल मोमेंट ये है, जो कि यहाँ पर नहीं थी। क्यों? यहाँ पर ये इक्वल एंड अपोजिट थे, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो नहीं है, जीरो, इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक नॉन पोलर गैसेज है। ठीक है, बट ऑल्दो यहाँ पर सीओ बॉन्ड पोलर हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि CO2 और ये बाकी O2 है, तो यहाँ तो आपका पोलर नॉन पोलर बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। N2 जो है इसमें भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा, इसका लीनियर स्ट्रक्चर क्यों है? लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि दो डबल बॉन्ड यहाँ है, दो डबल बॉन्ड यहाँ है, और ये लीनियर ही बना सकता है। इसका टेट्राहेड्रन नहीं बनेगा। टेट्राहेड्रन बनता है जब सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, चार मतलब होते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो अब हमें यहाँ पे फोकस ये करना है कि आखिर ये जो पोलर गैसेस हैं ये डिसॉल्व क्यों नहीं होती हैं। ठीक है, वाई नॉट? क्योंकि हमें ये तो पता है कि नॉन पोलर है तो डिसॉल्व नहीं होगी, बट रीजन भी तो देना पड़ेगा। और रीजन देने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा हमारे फॉर्मूले, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, और इससे हमें बताना है कि आखिर ये डिसॉल्व क्यों नहीं होती हैं। सो द थिंग इज कि यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है वो? डिक्रीज हो जाती है। अब ये एंट्रोपी डिक्रीज क्यों हुई है? एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब है कि ऑर्डर, चीजें रैंडमनेस से किस में आ रही हैं, चीजें रैंडमनेस से ऑर्डर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर ये जो गैसेस हैं ये पहले आपका फ्रीली मूव कर रही थी एयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी एंट्रोपी अच्छी थी। ठीक है, बट जैसे ही ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज होने की कोशिश करेंगी, वैसे ही इनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एंट्रोपी डिक्रीज हुई है इसी से जो है यहाँ पर ये पुअरली सॉल्युबल गैसेस हो जाती हैं। दूसरा, इनका नॉन पोलर नेचर जो है, नॉन पोलर नेचर की वजह से एज सच कुछ इनका इंटरेक्शन होता नहीं है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो क्योंकि अब इनका कोई इंटरेक्शन है नहीं वाटर के साथ, तो वहां पर भी एज सच इंथैल्पी पे कुछ एज सच असर नहीं आ रहा है जिससे कि एंथैल्पी डिक्रीज हो जाए और इसको सोल्यूबलाइज कर ले। ठीक है, तो क्योंकि वो जो हाइड्रेशन था वो किसका होता था, वो चार्ज आयंस का हमने देखा था। बट ये तो नॉन पोलर है नेचर में, तो नॉन पोलर है तो इसलिए इनका यहाँ पर वो इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि एक तो इनका नॉन पोलर नेचर है, दूसरा एयर से वाटर में डिसॉल्व होने पे इनकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसी वजह से जो है ये जो गैसेस है ये कैसी होती है, पुअरली सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर। ठीक है, एक और पॉइंट है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो नॉन पोलर कंपोनेंट होते हैं वो वाटर के अंदर ऑर्डर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? वाटर के अंदर ऑर्डर क्रिएट करते हैं जिससे एंट्रोपी डिक्रीज होती है। वो भी मैं अभी आपको आगे शो करूंगा। इसके अलावा बस हम पहले ये देख लेते हैं कि आखिर अगर ये CO2 और ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती है, बट हमें तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट? हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और CO2 को जो है वापस से एक्सेल आउट भी करना होता है। तो वो कैसे हो पा रहा है? ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो फिगर आउट किए हैं।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। तो वो अल्टरनेट ऑप्शन क्या क्रिएट किए हैं इन्होंने, यूज किया है कैरियर प्रोटीन्स का। कैरियर प्रोटीन्स आपने पढ़े होंगे। कैरियर प्रोटीन्स का काम होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है उनको कैरी करना, ठीक है, ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड तो वाटर है मोस्टली, तो वो पोलर है। तो उसमें से अगर हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पास कराना है तो उसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कैरियर प्रोटीन खुद में नॉन पोलर होते हैं, ओ पोलर होते हैं, बट इनको पास ये कैपेसिटी होती है कि ये नॉन पोलर से बाइंड करा करके उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें जो है आपके कैरियर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। और जो हमारा CO2 है वो भी इसी तरीके से हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा CO2 जो है जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है, सो उस केस में क्या होता है कि ये आपका बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, यानी कि HCO3 माइनस। ठीक है। और क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो ये इस तरीके से भी CO2 आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। सो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो है इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके। तो 100% कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो हर गैसेस डिसॉल्व होती हैं, और ज्यादा कराने के लिए कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। नाउ इस टेबल में हम देख सकते हैं कि किस गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है। राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन गैस है, ये नॉन पोलर है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी है 0.018 ग्राम पर लीटर। ऑक्सीजन, ये आप देख सकते हैं नॉन पोलर है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिखाया इन्होंने। और इसकी है 0.035 ग्राम पर लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड की है 0.97। आप देख सकते हैं CO2 इन गैसेस के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से सॉल्युबल है। ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक पोलर है, और आप देखिए कितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है इसकी, 1860। तो इससे आपको आइडिया मिल सकता है कि ये कितनी पुअरली सॉल्युबल गैसेस है, नॉन पोलर वाली। राइट। और पोलर गैसेस में कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस है हमारे लिए? पोलर गैसेस में जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट गैसेस है, दीज आर अमोनिया, राइट, NO एंड H2S। ठीक है, ये हमारी क्या है, पोलर गैसेस है जो कि बायोलॉजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन आपका CSR में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द solubility of gases in water depends on their interaction with water molecules। कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है। द फोर गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। इन टर्म्स ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। एज पर ऑप्शन हमें ये बताना है कि किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अभी पीछे मैंने आपको एक टेबल भी शो करी थी जिसमें आपने देखा किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा थी। राइट। तो एक तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के पहले आना चाहिए और ऑक्सीजन बाद में आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखने के लिए मिल सकता है हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, बाकी कहीं पे नहीं मिल रहा। राइट। इसके अलावा अमोनिया जो है ये एक पोलर गैस है। अब क्योंकि एक पोलर गैस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बाकी सब नॉन पोलर से ज्यादा होगी। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो ये भी जो है, ये सल्फर डाइऑक्साइड ये भी कैसे है? ये भी नॉन पोलर गैसेस है। ठीक है। तो ये भी नॉन पोलर है और सभी नॉन पोलर है, तो दैट मीन सबसे पहले तो अमोनिया आना चाहिए जो कि पोलर गैस है। फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आ जाएगा, फिर CO2 और फिर ऑक्सीजन। तो यही एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सब जगह देख सकते हैं ऑक्सीजन पहले आ रहा है, CO2 बाद में आ रहा है, ऑक्सीजन पहले CO2 बाद में। यानी कि अगर इतना भी लॉजिक लग जाए इसमें कि ऑक्सीजन और CO2 में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ चीजें थोड़ी सी रिपीट होंगी ताकि चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा 2x पे करके देख लीजिएगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स इन वाटर। देखिए, अभी हमने डिस्कस कर लिए कि चार्ज आयन किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, फिर हमने डिस्कस नॉन पोलर गैसेस, अब हम नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। इसमें हम एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं नॉन पोलर कंपाउंड जैसे कि बेंजीन हो गया एंड आपका हेक्सेन फॉर एग्जांपल।
ओके, ये क्या है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब ना तो इनके ऊपर कोई चार्ज है, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनके ऊपर नहीं है, यानी कि ना तो इन पे पार्शियल है ना इन पे कोई कंप्लीट चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल्स को, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, और आयंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चाहे पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल या आयंस हो, अगर जब भी हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यानी कि दे इंटरफियर विद वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इनके साथ दिक्कत है। अब देखिए, अगर हम किसी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या होता है कि एनर्जी इंक्रीज होती है, एंथैल्पी इंक्रीज होती है, बट जो कि अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एंथैल्पी डिक्रीज हो ना कि इंक्रीज हो, राइट, तभी उसको फेवरेबल हम मानेंगे। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स और आयन, क्योंकि ये वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व होना चाह रहे हैं, अब उन्हें अगर डिसॉल्व होना है तो उन्हें इसे कंपनसेट करना होगा। क्या करना होगा इन्हें, इन्हें कंपनसेट करना होगा, क्या, जो वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने ब्रेक किया है। ठीक है, तो कंपनसेट लॉस्ट वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर ये ऐसा कर पाते हैं तो अच्छी बात है, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये किस तरीके से होगा, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, कंपनसेशन के लिए यहाँ पर आपका फॉर्म होगा क्या, बाय फॉर्मिंग फॉर्मिंग न्यू वाटर सॉल्यूट इंटरेक्शन। ओके, तो वाटर सॉल्यूट इंटरेक्शन यानी कि न्यू इंटरेक्शन या बॉन्ड फॉर्म करके किसके बीच में, वाटर और सॉल्यूट के बीच में जो है बॉन्ड इंटरेक्शन बनने से ये जो है, हम ये जो लॉस्ट वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एंथैल्पी कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इसकी जगह पर वाटर जो है सॉल्यूट के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी फिर से स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर हो गया, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों ही वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करते हैं, बट एक जो है वो कंपनसेट करता है थ्रू वाटर सॉल्यूट इंटरेक्शन, बट जो दूसरा है वो नहीं करता है। तो कौन करता है कौन नहीं करता है, तो जो पोलर होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और जो आयंस हैं, ये कंपनसेट करते हैं इसको थ्रू वाटर सॉल्यूट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जो आपके नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोफोबिक, जो भी आप बोलना चाहें इनको, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन पोलर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, हाइड्रोफोबिक। तो ये इसको कंपनसेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑफर नो सच कंपनसेशन, यही इनके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जो फ्री एनर्जी चेंज की जो रिएक्शन है वो कहती है एंथैल्पी को रिड्यूस करो और एंट्रोपी को इंक्रीज करो, बट यहाँ पर ये जो है कि उसका कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, तो ये एंथैल्पी को एक तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने इंक्रीज एंथैल्पी, क्या हुआ यहाँ पे, एंथैल्पी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, किस वजह से, ये जो इन्होंने ब्रेक किए हैं, ब्रेकिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मिला आपको। ठीक है,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ब्रेक जो इन्होंने की है उसको कंपनसेट नहीं किया, जिसकी वजह से जो एनर्जी है, जो इंथैल्पी है, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। ठीक है। ये कैसे डिक्रीज होती है, बॉन्ड बनने से, बॉन्ड जितने बनेंगे तो उससे जो है एनर्जी रिड्यूस होगी, क्योंकि स्टेबलाइज हो जाता है मॉलिक्यूल। ओके। दूसरा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ साथ एंट्रोपी को भी डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज एंट्रोपी। यानी कि जो इसको नहीं करना चाहिए नॉन पोलर को, ये वो दोनों काम कर देता है यहाँ पर। ये इंथैल्पी को इंक्रीज कर रहा है और एंट्रोपी को डिक्रीज कर रहा है। अब ये एंट्रोपी कैसे डिक्रीज हो रही है, एक्चुअली में क्या है कि जैसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इसमें डालते हैं, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए नॉन पोलर ये कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। तो होगा क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हैं, उस वजह से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल एक केज फॉर्म कर लेंगे इस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग। क्या बना लेंगे, एक केज। और ये जो केज के जो केज बनाने में जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, ये क्या हो गए हैं, ये ऑर्डर्ड हो गए। क्या हो गए, ऑर्डर्ड। पहले ये कहीं भी घूम सकते थे, बट अब ये कैसे हो गए हैं, ये ऑर्डर्ड हो गए हैं, जिस वजह से आपका ये ऑर्डर क्रिएट होने से एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो गई है, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल। ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, जिसको इसने वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया है। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो है ऑर्डर्ड। ठीक है, केज फॉर्म कर लिया, जिससे एक ऑर्डर बन गया है, और इसी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज हुई। ये किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट। क्लियर है, आई होप ये अब आपको समझ में आ गया है। तो डेल जी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, डेल जी कैसा हो जाएगा, डेल जी हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये अनफेवरेबल है। ठीक है। इसी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते, बट पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो कंपनसेट कर देते हैं, वो नए बॉन्ड्स बना रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वाटर सॉल्यूट इंटरेक्शन। जैसे मैंने हाइड्रेशन वाला एग्जांपल दिया था चार्ज आयन में, ठीक है, तो वहां पे हाइड्रेशन जो है वो क्या है, वो न्यू इंटरेक्शन डेवलप हुआ है, जिससे वो कंपनसेट हुआ है। क्लियर हो गया। तो उस वजह से वो वहां पर फेवरेबल है, बट ये अनफेवरेबल है। नाउ वी विल डिस्कस एम्फीपैथिक कंपाउंड इन वाटर। एम्फीपैथिक कंपाउंड क्या होते हैं, एम्फीपैथिक कंपाउंड होते हैं जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये नॉन पोलर है और ये पोलर ग्रुप्स है। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये है इसकी साइड चेन। ठीक है। और क्योंकि ये फिनाइल है यहाँ पर साइड चेन में, तो ये फिनॉल है मतलब, तो इसको इसलिए बोलते हैं फिनाइल एलेनिन। ओके। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका फोस्फेटाइडल कोलिन। ये जो फोस्फेटाइडल कोलिन है, ये आपके अपने लिपिड फैट पड़े होंगे। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये नॉन पोलर फैटी एसिड चेन्स होती हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है, ये नॉन पोलर है। कोई भी इसमें ऐसा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम नहीं है। बट इसमें एक पोलर हेड भी होता है। ठीक है। तो पोलर हेड और नॉन पोलर ये जो टेल्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, ये आपके कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसमें पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। ठीक है। तो आपने लिपिड्स देखे होंगे ना, मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होते हैं, तो ये आपके फैटी एसिड साइड चेन, और ये पोलर हेड, नॉन पोलर टेल्स। राइट, यही है आपके लिपिड मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर एम्फीपैथिक कंपाउंड जो है वो वाटर में किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्योंकि आपने देखा कि हमने पढ़ लिया कि पोलर कैसे डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर कैसे डिसॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया आ जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर एक और टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पे डोमिनेट करेगा, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का भी रोल यहाँ पर देखेंगे, जो कि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स की वजह से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए, तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इमेज है। तो ये आप
देख पाएंगे ये हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, ठीक है, पोलर हेड, और ये हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप यानी कि नॉन पोलर टेल। ठीक है, ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल है। अब आप देखिए कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो केज फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, किसके सराउंडिंग में, ये जो नॉन पोलर है। तो आप देख सकते हैं ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इन्होंने क्या किया है, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है इस नॉन पोलर के सराउंडिंग में। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ऊपर है ये तो पोलर है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको क्या कर देंगे, हाइड्रेट कर देंगे। ठीक है, हाइड्रेट मतलब यहाँ पे इनका इंटरेक्शन होगा, पोलर का और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरेक्शन होगा जो कि स्टेबलाइज कर देंगे इसको। तो इसमें ये जो हमारा पोलर रीजन है, पोलर रीजन, ये कोशिश करेगा, इस देखिए दोनों डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। जो पोलर रीजन है वो ये ट्राई करेगा कि किस तरीके से इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, किसके साथ, सॉल्वेंट वाटर के साथ। ठीक है, ट्राई टू मैक्सिमाइज इंटरेक्शन विद वाटर। ठीक है, तो ये तो इंटरेक्शन इंक्रीज करने की काम करेगा क्योंकि उससे ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल वाटर के अंदर। ओके, और जो दूसरा है क्या, नॉन पोलर रीजन जो है इसका, नॉन पोलर या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन जो है इसका मॉलिक्यूल का, वो क्या करेगा, क्योंकि वो नॉन पोलर है तो वो क्या करेगा, अवॉइड कांटेक्ट विद वाटर। क्यों करेगा, पीछे भी मैंने आपको बताया रीजन। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपने देखा एंट्रोपी जो है वो आपका डिक्रीज हुई थी, और इसके साथ साथ जो है हमने देखा एंथैल्पी इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ पर भी यही है, तो इस वजह से क्या है कि जो नॉन पोलर रीजन है वो कोशिश करेगा कि वाटर के कांटेक्ट में कम से कम आए। और ये इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये क्लस्टरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्लस्टरिंग। ये हमें प्रोटीन में भी देखने के लिए मिलता है, लिपिड्स में भी देखने के लिए मिलता है। बट प्रोटीन में क्या होता है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनकी हाइड्रोफोबिक कोर अंदर होती है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी लिपिड्स पर फोकस कीजिए कि ये जो इनकी ये जो चेन है, ये जो नॉन पोलर चेन है, ये किसी तरीके से कोशिश करेगी कि ये वाटर के कांटेक्ट को अवॉइड करे। और अगर एक से ज्यादा लिपिड मॉलिक्यूल है तो ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे जिससे टेल जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आए ही ना, इस तरीके से। इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर को एक्वायर्ड कर लेते हैं। और जब ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर एक्वायर्ड करते हैं तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपका एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका डिस्पर्जन ऑफ लिपिड इन वाटर। तो ये आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया है, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। बाकी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है इसके अराउंड। तो इससे क्या हो रहा है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो है इससे तो आपका एंट्रोपी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुई है। ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर ऑर्डर स्ट्रक्चर है तो दैट मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। रेंडमनेस इंक्रीज होने से एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो वाटर, यहाँ पे दो लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, दोनों लिपिड में यहाँ पे केज बनी हुई है, यानी कि जितना ज्यादा लिपिड आप डालेंगे इसके अंदर उतना ही यहाँ पर एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया है इसके सराउंडिंग में। ठीक है, तो ये क्या है, एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसे हम, बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट से क्या होता है कि क्योंकि नेचर तो नहीं चाहता है डिसॉल्व हो, तो किसी ना किसी तरीके से ये इसको ओवरकम करना चाहते हैं, और इसलिए क्या करेंगे, ये लिपिड्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनके क्लोज आने से क्या हुआ, इनके क्लोज आने से क्या हुआ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो इनके सराउंडिंग में केज लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं वो कम हो गए हैं। कम कैसे हो गए, देखिए, जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा थे तो क्या था कि यहाँ पर इनको सराउंड करने में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लगते थे। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या था, ज्यादा। जैसे आपने इंटेस्टाइन के बारे में सुना होगा कि इंटेस्टाइन में विलाइज होती है, विलाई का काम क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, राइट। तो यहाँ पर भी अगर ये सिंगल सिंगल होंगे तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बट अगर ये क्लस्टर हो जाए, साथ में आ जाए, क्लस्टर फॉर्म कर ले, तो सरफेस एरिया जो वाटर के कांटेक्ट में है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है
सरफेस एरिया, इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल जो इन्होंने केज फॉर्म किया है वो क्या हो जाएगा, उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अगर डिक्रीज होंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब क्या है, रैंडमनेस। तो रैंडमनेस यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है एज कम्पेयर टू दिस। और इसी तरीके से अगर हम और ज्यादा यहाँ पे लिपिड ऐड कर दें, लिपिड मॉलिक्यूल्स, तो ये मेसल फॉर्मेशन हो जाएगा। मेसल फॉर्मेशन में यानी कि पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसमें पोलर हेड बाहर की तरफ से होंगे और ये जो नॉन पोलर चेन्स है वो अंदर की तरफ होंगे। अब क्योंकि नॉन पोलर चेन वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो केज बनाने का सवाल ही नहीं होता, यानी कि अब कोई केज नहीं है। यानी कि अब जो है आपका एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है वो इसको एडवांटेज में कैसे बदल लेते हैं। ठीक है, जो नॉन पोलर कंपाउंड है उनके पास ये एडवांटेज नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनका तो सरफेस एरिया जितना भी है उसके सराउंडिंग एक केज बनेगा ही बनेगा। बट एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्योंकि इनके पास पोलर हेड है, तो ये अपना पोलर हेड को वाटर की तरफ फेस कर देते हैं और नॉन पोलर को अंदर कर लेते हैं, यानी कि जो पोलर रीजन है वो मैक्सिमाइज करता है इंटरेक्शन विद वाटर और नॉन पोलर अवॉइड करता है कॉन्टेक्ट विद वाटर। और इस तरीके से जो है आपके लिपिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बात करते हैं बायोलॉजी की। और इसमें क्या है, आपने देखा कि जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो सभी सेल्स के ऊपर हमें देखने के लिए मिलती है, और वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उनका फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। उनका फॉर्मेशन हो रहा है ताकि वो एंट्रोपी को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें, यानी कि जो केज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ से दूर किया जा सके। Now we will discuss our next type of interaction which is van der Waals interaction। अब ये जो van der Waals interaction है ये कहाँ पर होते हैं, पहले एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो हमने एक टाइप का बॉन्ड पढ़ा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, हर जगह हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होती है। समटाइम्स क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें भी आपके जिनमें डाइपोल होंगे, तो डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, ये होता है ना, पार्शियल पॉजिटिव चाहे पार्शियल नेगेटिव कुछ भी कह लीजिए। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये आपका डाइपोल बोल लीजिए, चाहे इसको ये डाइपोल है। अब ये जो डाइपोल है अगर किसी एक नॉर्मल मॉलिक्यूल के सामने रखा जाए जिसपे कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अभी, ठीक है, अगर उसके कांटेक्ट में इसको हम लेकर के आएंगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है जो कि जिसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं था, बट क्योंकि इसके साइड में एक पॉजिटिव चार्ज आया तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी ये क्या होगा, ये डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट हुआ इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी कि ये था नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं पहले, लेकिन इसको बनाया गया है डाइपोल। कैसे बनाया गया है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करके। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये काम कोई एक आयन भी कर सकता है जो काम इस डाइपोल ने किया। कैसे, यहाँ पर मान लीजिए मैं एक ले आता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, Cl- मान लीजिए कोई भी एक नेगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ये आयन है। ठीक है, ये था डाइपोल, ये परमानेंट डाइपोल आप इसको बोल सकते हैं कि ये परमानेंट ही है, इसका डाइपोल ऐसा इंड्यूस्ड नहीं है, ये इंड्यूस्ड है। और ये आयन, अब आयन के ऊपर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, तो ये रिपेल कर रहा था यहाँ पे, ये अट्रैक्ट कर रहा था। पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब रिपेल करेगा तो क्या होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इंड्यूस डाइपोल। यानी कि इंड्यूस डाइपोल बनाने के ये कुछ मेथड है। क्या है, पहला एक परमानेंट डाइपोल ले आओ इसके पास तो भी इंड्यूस डाइपोल हो जाता है, और अगर एक आयन को ले आओ तब भी ये। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ ये चार्ज। ठीक है, तो दोनों की वजह से ये बन गया है। अब क्या यही एक मेथड है इसको बनाने का, नहीं, एक और टेक्निक है जिससे इंड्यूस डाइपोल बन सकता है। कैसे बनेगा इंड्यूस डाइपोल, एक होता है कि अपने आप से ही कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कुछ डिस्टरबेंस हुई, मतलब नेचर में चीजें मूव करती रहती है इधर से उधर, बिकॉज ऑफ सम रीजन कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से बिना किसी रीजन के इसमें अपने आप से एक डाइपोल बन जाएगा।
अब ये डाइपोल अनस्टेबल होगा, क्या होगा, अनस्टेबल। बट द थिंग इज कि अगर ये इतने टाइम तक स्टेबल रहा कि इसके जो सराउंडिंग वाले जो मॉलिक्यूल था वो जो इसके कांटेक्ट में आए, और इसके कांटेक्ट में आके ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर दे, जैसे ही ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा तो दोनों पे डाइपोल बन जाएगा। इस तरीके से जो है ये फिनोमेना वर्क करता है, और इसे हम बोलते हैं क्या, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है। और आप इसे बोल सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल है और ये भी क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आप इसे बोल सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि दोनों ही इंड्यूस्ड है। तो आपके उन्हें सवाल आएगा कि ये जो फर्स्ट वाला था इसको क्या कहेंगे, जिसमें एक परमानेंट डाइपोल था उसने उसको इंड्यूस किया, तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल डैश इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके। और इसके अलावा ये जो आयन से बना है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सो ये जो इंटरेक्शन हमने डिस्कस किए हैं इन सब में क्या है कि ये डाइपोल है, और डाइपोल के ऊपर क्योंकि ये पार्शियल चार्ज है, ठीक है, पार्शियल चार्ज कैसा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है। तो और इसके साथ साथ आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन है, मतलब अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स काम कर रही है, इस टाइप का जो इंटरेक्शन है, इसी को बोलते हैं हम वंडर वॉल इंटरेक्शंस। सो जो वंडरवॉल इंटरेक्शंस हैं ये क्या है, हमारे इंटर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस हैं। ठीक है। जिसमें आपके परमानेंट डायपोल भी हो सकते हैं और इंड्यूस्ड डायपोल भी हो सकते हैं। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये नॉन पोलर में भी होता है। ठीक है। तो ये जो वंडरवॉल इंटरेक्शन है ये जरूरी नहीं सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में, ये नॉन पोलर में भी होते हैं। ये हमने देखा कि किस तरीके से किसी एक अनचार्ज मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है उसको भी डायपोल बना दिया गया, जस्ट उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करके। ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। सो देखिए दो टाइप के रेडियस होते हैं, एक होते हैं वंडरवाल रेडियस और एक होते हैं कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, या फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये एक हाइड्रोजन का ये दूसरा एटम है, इनके बीच में यहाँ शेयरिंग हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक है। यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा उसको हम इसका कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। वंडरवाल रेडियस वो नहीं है। वंडरवाल रेडियस में क्या है कि वंडरवाल रेडियस में जहां पर अभी हमने जो देखा है कि जहां पर वो ये अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेंगे उसको हम उनका वंडरवाल रेडियस बोलेंगे। जनरली जो हमारे जो मॉडल हम देखते हैं 3D मॉडल वगैरह जो भी हमारे बुक्स वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं, वो एक्चुअली वंडरवाल रेडियस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि कोवलेंट रेडियस को। ठीक है। तो वंडरवाल रेडियस आप देखेंगे कि थोड़ा ज्यादा ही होता है, और वंडरवाल रेडियस आप कह सकते हैं ये वो डिस्टेंस है जिसमें वो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो। ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, बट पहले आप यहाँ पर फोकस कीजिए। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड का 0.11 नैनोमीटर, बट कोवलेंट बॉन्ड में 0.030। तो यानी कि कोवलेंट बॉन्ड में रेडियस कम होता है एटम का, एक तरीके से मतलब काफी क्लोज होते हैं दो एटम। और वंडरवाल रेडियस थोड़ा ज्यादा आता है, यानी कि ये ये जो कोवलेंट रेडियस है ये तो वो रेडियस है जिसमें वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। वंडरवाल रेडियस वो रेडियस है उस एटम का जिसमें वो किसी दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो अगर वंडरवाल रेडियस से कोई एटम दूर है तो वो उसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आप समझिए इससे। इसीलिए हम जो है वंडरवाल रेडियस का यूज करते हैं जब हम मॉडल बनाते हैं 3D मॉडल वगैरह पर। ओके। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। नाउ ये इमेज पर फोकस कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट इमेज है, काफी जगहों पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि
यहाँ पर ये जो दो एटम है अभी ये काफी दूर है। अगर कंसिडर कर लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के दो एटम बहुत ज्यादा दूर हैं तो क्या इनके बीच में किसी टाइप का कोई इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। तो दैट मीन्स इनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? इनकी एनर्जी जीरो आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या तो बॉन्ड एनर्जी बोल दीजिए या फिर आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए इसको, ठीक है। तो अभी इनमें ऐसा कोई एनर्जी नहीं है, ये बहुत दूर है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर इनकी जीरो होगी। पर जैसे जैसे हम इन दोनों एटम को एक दूसरे के क्लोज लेकर के आएंगे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको क्लोज लेकर के आ रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लोज लेकर के आएंगे वैसे वैसे इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन से क्या होगा कि ये इनकी जो एनर्जी है वो पहले डिक्रीज होगी। क्या होगी? पहले डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, जब भी एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब है स्टेबिलिटी। ठीक है, नहीं ये मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये फेवरेबल है। ठीक है, ये क्या है? फेवरेबल इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो गया है, और जैसे जैसे ये ओवरलैपिंग बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर एनर्जी और डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि ये फेवरेबल है। और इस तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग। और ये यहाँ पर ये वो पॉइंट है जिससे इससे ज्यादा जो है आ, और ज्यादा एनर्जी हम यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वो इनका थ्रेशोल्ड आ गया है। ओके, तो ये यहाँ पे परफेक्ट है, और इसी में हम जो है इनका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनकी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये स्टेबल है। अगर इससे भी ज्यादा अगर हम इन दोनों को क्लोज लेकर के आने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो बॉन्ड एनर्जी है वो एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आप क्लोज लेकर के आ रहे हैं। अब ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोज आएंगे ना, तो इससे इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो ये वही रिपल्शन है जिसकी वजह से अब जो है यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये मॉलिक्यूल अब अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, आप इसको और इन क्लोज लाएंगे और क्लोज लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब सडनली एकदम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी क्लोज लेकर के आए हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो रहा है। फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर अट्रैक्शन क्यों था? यहाँ पे रिपल्शन नहीं था। यहाँ पर अट्रैक्शन इसलिए था कि यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, ये इसका क्लाउड है, ये इसका क्लाउड है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसका जो ये जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से ये क्लोज आ रहे हैं और इनकी एनर्जी कम हो रही है, यानी कि स्टेबलाइज हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर के ये परफेक्ट यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है इनका। बट इससे ज्यादा क्लोज लाएंगे तो न्यूक्लियस इतने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर जब ये क्लोज आ रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिपेल भी करने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, बट जो पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये वो रीजन है। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ वीक इंटरेक्शन, कि क्या इनका रोल है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, अभी तक हमने चार टाइप के इंटरेक्शन जो है डिस्कस किए। वीक इंटरेक्शन कौन कौन से डिस्कस किए? हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया आयनिक इंटरेक्शन, उसके बाद हमने डिस्कस किया हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, और लास्ट में हमने डिस्कस किया वंडर वाल इंटरेक्शन। ये फोर टाइप के वीक इंटरेक्शन हमने डिस्कस किए। और स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि ये जो वीक इंटरेक्शन है, ये इनकी जो एनर्जी है, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो काफी लो है, राइट। बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इनको ब्रेक करने के लिए, और जितनी एनर्जी इनको चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि रूम टेम्परेचर प्रेशर पे जो थर्मल एनर्जी है वो सफिशियंट होती है इनको ब्रेक करने के लिए। बट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। सो ऑल्दो ये जो बॉन्ड्स हैं ये अकेले देखा जाए तो वीक है, लेकिन जब हम कलेक्टिवली देखते हैं इनके रोल को तो वहां पर ये काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कि साथ में मिलकर इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर
किस तरीके से ये यूजफुल है हमारे लिए। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट। तो ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, इनके बीच में किस टाइप की बाइंडिंग होती है। जनरली इसमें हम देखेंगे तो इनमें नॉन कोवलेंट बाइंडिंग होती है। क्या होती है, नॉन कोवलेंट बाइंडिंग, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं यूज होता, यहाँ पर एंजाइम किसका यूज करता है, यहाँ पर एंजाइम यूज करता है इन्हीं वीक इंटरेक्शंस का। ठीक है, तो इन वीक इंटरेक्शंस के थ्रू जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। इसको आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग है दोनों के साइड में। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट इस एंजाइम से इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बन गए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से क्या हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं। अब देखिए, जो वाटर मॉलिक्यूल पहले इसके सराउंडिंग में केज लाइक स्ट्रक्चर में थे, यानी कि ऑर्डर्ड थे, वो यहाँ से क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं इन दोनों के क्लोज आने से। तो एक तो यहाँ पर ये है, क्योंकि ऑर्डरनेस आपने यहाँ पे क्या की है, डिक्रीज कर दी है, जिसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हुई होगी। राइट, दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा वंडरवाल इंटरेक्शन वगैरह इनका भी अपना रोल होगा, आयनिक इंटरेक्शन का अपना रोल होगा। ठीक है, तो जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो वहां पर बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती हैं, आयनिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हो सकता है वहां पर। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या है कि ये क्या है, जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो इन्होंने स्टेबलाइज किया है सिस्टम को, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो साथ में आकर के इतने सारे इंटरेक्शन, जब भी ये बॉन्ड्स बनते हैं तो इससे क्या होता है, इससे एनर्जी डिक्रीज होती है उस मॉलिक्यूल की। और ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टेबलाइज हो रही है। याद रखिए, जब भी कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो और भी ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उनको क्या करनी होती है, एनवायरनमेंट में रिलीज करनी होती है, क्योंकि पहले सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ थी, अब हम सबस्ट्रेट को यहाँ लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो कहाँ जाएगी, वो रिलीज करनी पड़ेगी। और इसी एनर्जी को यूज करके जो एंजाइम है वो कैटलाइज का रोल प्ले करता है, यानी कि कैटलाइज करता है रिएक्शन को, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम क्या करते हैं, ये फास्ट कर देते हैं रिएक्शन को। ठीक है, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, ये ला रहे हैं थ्रू दीज वीक इंटरेक्शंस। ठीक है, तो जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा तो ये जो बहुत सारे वीक इंटरेक्शन बनेंगे, जिससे मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा। इन वीक इंटरेक्शन बनने से एनर्जी रिलीज होगी, इसी एनर्जी को यूज करके ये एंजाइम जो है इसको यूज करेगा फॉर इट्स कैटालिटिक पावर। तो इसलिए जो है ये जो आपका वीक इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा जितनी भी रिएक्शंस हमारे चल रही हैं हमारे सेल के अंदर, वो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है या ये जो वीक इंटरेक्शन है, वंडरवाल इंटरेक्शन, इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है। लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल है, जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें, तो एंजाइम और ये जो सबस्ट्रेट है इनके बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। अब अगर आप इन्हें सेपरेट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करके ये दोनों रिलीज हो जाएंगे, नहीं, आपको ये सारे बॉन्ड एक ही टाइम पर ब्रेक कर रहे होंगे। ठीक है, जब तक ये सारे बॉन्ड एक ही टाइम पर ब्रेक नहीं होंगे तब तक ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो बाकी के तो बने हुए हैं। राइट, या फिर आपने मान लीजिए हाफ बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो ये हाफ बच जाएंगे, और जैसे ही आप ये ब्रेक होंगे दोबारा से क्या हो जाएंगे, रिफॉर्म भी हो जाएंगे। सो दैट मीन्स कि ये देखने में तो आपको लगेगा कि ये आपके मॉलिक्यूल्स है, ये तो वीक बॉन्ड है, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, बट आप अगर कलेक्टिवली देखें
कि बहुत सारे जब बॉन्डिंग बने होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उनको एक साथ ब्रेक करना पड़ेगा ताकि उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाए, जो कि इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप एक को ब्रेक करोगे दूसरे को ब्रेक करने जाओगे तो पहला वाला फॉर्म हो जाएगा दोबारा से, ठीक है, यानी कि वो रीफॉर्म भी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफिकल्टी इनके साथ रहेगी इनको ब्रेक करने के। इसी तरीके से अब बहुत सारे एग्जाम्पल है वीक इंटरेक्शन के, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रोटीन है उसकी जो फोल्डिंग है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पर भी हम देखेंगे कि वीक इंटरेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, खास तौर पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं उसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो नॉन पोलर अमाइनो एसिड साइड चेन होती हैं, तो वो अंदर रहने की कोशिश करते हैं, जैसे मिसिल फॉर्मेशन हमने देखा था उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाता है फोल्डिंग के टाइम पे, अगर उसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है तो। ओके, तो वहां पर भी इनका रोल है। इसके अलावा जो एंटीबॉडी और जो एंटीजन है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, वहां पर इन इंटरेक्शंस का रोल है। जो हार्मोन का हार्मोन का जो आपके इनके रिसेप्टर होंगे, सेलुलर रिसेप्टर, उनके साथ जो बाइंडिंग है वहां पे इनका रोल है। तो इस तरीके से इनके काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम का जो लार्ज साइज होता है वो अलाउ करता है ज्यादा से ज्यादा जो है ये वीक इंटरेक्शन फॉर्म करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज किया जा सके। ओके, इसमें फिर एक टर्म आती है प्रोटोन होपिंग, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि प्रोटोन होपिंग क्या होती है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको वाटर का आयनाइजेशन समझना होगा। बट आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या करते हैं, एक ब्रिज फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ है, एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ है, इनके बीच में बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पे क्या है, ब्रिज फॉर्म कर लिया। दैट मीन्स कि ये सॉल्यूट क्या है, वो इसके साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस टाइप का इंटरेक्शन पॉसिबल है वाटर के साथ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपने देखी प्रॉपर्टीज वाटर की, कि वाटर की वो क्या प्रॉपर्टीज हैं, और वो किस टाइप के कंपाउंड्स को सोल्यूबलाइज होने देता है, और किस टाइप के वीक इंटरेक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ये सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, चलिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सीएसआर में पूछा गया है, दिसंबर 2016, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर ए रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली द फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली होना है तो फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर फ्री एनर्जी पॉजिटिव है इसका मतलब वो अनफेवरेबल रिएक्शन है। The interaction between two nitrogen molecule in gaseous state is predominantly electrostatic। कि दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस स्टेट में है N2। अब N2 तो हमें पता है कि ये कैसा है, ये तो नॉन पोलर है। क्या है ये, नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की तो बात ही नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के लिए चार्ज का होना जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, चार्जेस के बीच में, चाहे पार्शियल हो चाहे कंप्लीट चार्ज हो, चार्ज होना चाहिए। बट यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कैसे होगा। तो ये जो बी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, बाय नोइंग द बॉन्ड एनर्जी इट इज पॉसिबल टू डिड्यूस वेदर द बॉन्ड इज कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बिल्कुल ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी बहुत कम है, तो ये आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आर नॉट इंपॉर्टेंट इन ए फोल्डेड ग्लोबुलर प्रोटीन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन में हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्योंकि आप जब प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही है, जो स्टार्टिंग में जो फोल्डिंग होती है ना प्रोटीन की, वो इस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से होती है, मतलब एकदम से हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इफेक्ट में क्या होता है, वो वाटर के कांटेक्ट से बचना चाहते हैं, तो जब वो वाटर कांटेक्ट से बचना चाहते हैं तो वो अपने आप में जल्दी से फोल्ड हो जाता है ताकि वाटर के कांटेक्ट से बचा जा सके, तो वो अपने आप से हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो प्रोटीन फोल्डिंग में। तो आपने देखा कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, पिक द कॉम्बिनेशन विद ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट रॉन्ग लग रही हैं, एक ये ऑप्शन जो बी स्टेटमेंट है और ये जो हमारा डी स्टेटमेंट है, ये दोनों रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी, ये हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी की जो दो स्टेटमेंट है वो
करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। तो नॉन कोवलेंट यानी कि ये जो हमारे बाकी के इंटरेक्शन हमने डिस्कस किए बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम। ध्यान से देखिए, नॉन बॉन्डेड है, कोई बॉन्ड नहीं बना है इनके बीच में। ए एंड बी इज मोस्ट सेंसिटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए एंड बी आर परमानेंट डाइपोल एंड आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये परमानेंट डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं। ए बी आर फुल्ली आयनाइज्ड, ठीक है, आयंस बन गए हैं, एंड आर इन्वॉल्व इन सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन। ए बी आर अनचार्ज एंड रिपेल ईच अदर। तो ये एक इंटरेक्शन है। देखिए कि ए और बी पे कोई चार्ज नहीं है और ये रिपेल कर रहे हैं। और एक बताया ए एंड बी आर चार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो मोर सेंसिटिव कौन सा होगा? देखिए सेंसिटिव में मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने ग्राफ देखा था इस टाइप का, कि एनर्जी पहले जीरो थी, फिर एकदम कम होती है, फिर एकदम से इंक्रीज होती है। राइट, ये हमने देखा था। दोबारा से कुछ दूसरे मार्कर से बनाते हैं। इस टाइप का हमने देखा था कि पहले दो एटम दूर थे। राइट, तो आपने देखा कि जब ये पास में आते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने से एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो ये बता रहा है इसको। और ये वाला कह रहा है इस रीजन को जहां पर हम दो एटम को काफी क्लोज ले आए हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये रिपेल कर रहे हैं। ये समझने की बात है कि रिपेल कब करेंगे दो एटम, जब आप उनको बहुत क्लोज ले आएंगे, कि उनके ऊपर कोई चार्ज तो बताया नहीं, लेकिन वो रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कब कर रहे होंगे? जब इनको बहुत ज्यादा क्लोज ले आएंगे। क्लोज कब ले आएंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा और क्लोज लेकर के आएंगे एटम्स को, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात यही थी कि अगर आप ये समझ पाते कि ये बात किसकी कर रहा है, तो आप इसको आंसर कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये अनचार्ज मॉलिक्यूल रिपेल करते हो, कभी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस रीजन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस रीजन में रिपेल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट है ना, ये यहां तक मैक्सिमम था अट्रैक्शन, उसके बाद रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो है, जब ये आप ज्यादा क्लोज लाएंगे तो रिपेल करेंगे। और इस केस में आप देख सकते हैं कि हमने देखा था बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ बताने के लिए मुझे यहाँ से सब हटाना पड़ेगा, तो एक बार जल्दी से मैं इसको इरेज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लीजिए, आप पूरा ही हटाना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि बात सेंसिटिविटी की हो रही है यहाँ पर, तो मैं आपको शो कर देता हूँ कि किस तरीके से सेंसिटिव है। देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ इस पोजीशन से, ये हमारा एटम है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर एटम, इसको यहाँ से हम यहाँ पर ले आए इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाने पर भी इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, जो यहाँ पर था और जो अब यहाँ पर है, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये हमारी सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन में ज्यादा एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, वो पहले कुछ यहाँ पर थी, अब कुछ यहाँ पर आ गई। लेकिन अगर मैं बात करूं इस रीजन की, यानी कि यहाँ पर मैं अगर इसको ले आता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस पास में लेकर के आऊंगा। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ, ये एटम को मैंने न्यूक्लियस और भी क्लोज ले आया मैं इस एटम का। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन से आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। तो आप देख सकते हैं ये जो गैप है एनर्जी के डिफरेंस का, वो ज्यादा है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज करने पे, बहुत लिटिल। ठीक है, बहुत ही आप देख सकते हैं लिटिल डिस्टेंस इंक्रीज किया मैंने, और उससे एनर्जी एकदम से इंक्रीज हो गई। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये इतना सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हमने कवर किया, उसके बाद भी ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं आया, बट यहाँ पर अचानक से इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आया। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिपल्शन में तो ये
जहाँ पे रिपल्शन की बात हो रही है वहां पर ये ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू जहाँ पे हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कंस्टिट्यूट ए मॉलिक्यूलर मैकेनिक फोर्स फील्ड। मॉलिक्यूलर मैकेनिक फोर्स फील्ड से यहाँ पे मतलब है कि वो सारी एनर्जी जो कि आपके मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने ये सारी चीजें इंक्लूड की हैं कि किस किस टाइप की एनर्जी एसोसिएटेड होती है एटम और मॉलिक्यूल से, वहां से आप समझ सकते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेचिंग, तो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड स्ट्रेचिंग होती है, बॉन्ड एंगल बेंडिंग होती है, टॉर्शनल बॉन्ड रोटेशन, तो ये जो स्ट्रेचिंग बेंडिंग रोटेशनल ये कुछ एनर्जीज है जो कि एसोसिएटेड है मॉलिक्यूल से, ठीक है। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह ये सब चीजें हैं। और इसमें फिर नॉन बॉडी इंटरेक्शन, तो ये चारों हैं आपकी, ये इन्वॉल्व होती हैं उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिक फोर्स फील्ड में, यानी कि उसकी एनर्जी के लिए ये जो फोर है, फोर की फोर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें आप जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।